नमस्कार दोस्तों। लास्ट हमारे वीडियो पे आते हैं नेशनल मूवमेंट 1885 से लेकर 1947 के बीच में जो क्रोनोलॉजी है वो हम लोग सिर्फ देखेंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हेड पॉइंट्स है उनको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट करके रखा हुआ है। उनका एज उनका उनके बारे में मोस्टली डिस्कशन सारे के सारे हो चुके हैं। जो छोटे मोटे रह गए हैं उनको मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता दूंगा। फिर भी अगर कुछ बच जाता है और आप लोगों को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलिएगा। मैं उसको ज़रूर से ज़रूर ही उसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके। एंड रिमेंबर, याद रखिएगा कि ये जो क्रोनोलॉजी है बहुत ही वर्क करते हैं यूपीएससी के। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप लोग देखोगे तो क्रोनोलॉजी के बेसिस पे कई बार यही सेक्शन से क्वेश्चन आया है आपका 85 से लेकर 74 के बीच में। क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स वगैरह को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आया है और कई बार आ चुका है, एक बार नहीं आया है। ठीक है, तो दैट इज वाई आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपका मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल शिफ्ट टू वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इट विल बी मोर फैसिनेटिंग एंड विल बी वेरी वेरी मज़ा आने वाला है आप लोग को। मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री खुद भी बहुत पसंद है, तो आप लोग को तो और ज़्यादा पसंद आने वाला है। ठीक है, तो खैर उसमें नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से देखते हैं कौन कौन सा क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स वगैरह हैं, बारी बारी से देख के ख़त्म करेंगे। ओके। फर्स्ट 85 में 1885 में आपका अर्ली फेज ऑफ कांग्रेस स्टार्ट होता है। ठीक है, अर्ली फेज ऑफ कांग्रेस स्टार्ट होता है यहाँ पे 1885 से। मॉडरेट्स कांग्रेस का सेशन मतलब सीजन आप कह सकते हैं, या उनका समय जो है वो आप यहाँ से यहाँ तक है। एंड एक्सट्रीमिस्ट का समय यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसमें बीच में लल पीरियड आता है। हम लोग डिस्कस किया था कि आपका 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। सूरत स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे देखिए दिखाया गया। इस स्प्लिट के बाद आपका 1914 में ही वापस से रिवाइवल होता है। तो ये आपका लगभग 1914 में नहीं, उससे ज़्यादा ही बोल सकते हैं, 1916 बोल सकते हैं, बल्कि 1916 तक रिवाइवल होता है। तो ये जो आपका 9 साल का जो 10 साल का जो वैक्यूम पीरियड है, इसमें आपके एक्सट्रीमिज्म इतना हाई नहीं होता। हाँ, इसमें रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हाई होता है। दैट इज़ वाई इट कैन बी मतलब कैटेगराइज एज ए एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीमिस्ट फेज। ओके, डिफरेंस वगैरह हम लोग डिस्कस किया। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होता है आपका 1905 में। कौन पार्टीशन करने के लिए आदेश देता है? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन इसको आदेश देता है। इसके हम लोग एक सेकेंड, कर्जन। ठीक है, इसके मतलब विरोध में हम लोग का कौन सा स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट 1905 को स्टार्ट करते हैं। 1907 में इसी को एक्सपांड करने के लिए हमारा सूरत स्प्लिट होता है। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में होता है एंड सूरत स्प्लिट आप लोगों को बता दिया 1907 में होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉर्लिमेंटो एक्ट जो है वो आपका 1909 में आता है एंड उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। गदर पार्टी का फॉर्मेशन होता है 1913 के अंदर। गदर पार्टी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस की नहीं थी, एक छोटा सा इवेंट होता है। इन लोग कोशिश करते हैं कि आपका जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर का जो इवेंट है, इसका उपयोग करके जस्ट लाइक आपके बाद में सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं, वो तो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनका अंदर ही कोई मेंबर रहता है जो मुखबिरी कर देता है एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्स हेवीली अपॉन देम। एंड उसके वजह से इन लोग को काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा रिवॉल्ट इनका ठंडा बस्ता में चला जाता है एंड सब पकड़े जाते हैं, जेल में बंद कर दिया जाता है। बहुत फाइन वगैरह मारना पीटना भी बहुत सारी चीज़ होता है। ओके, कोमागाटू इंसिडेंट जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। ठीक है, इसी इंसिडेंट के का जो गुस्सा रहता है उसको भुनाने की कोशिश की जाती है आपके गदर पार्टी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट कोमागातू इंसिडेंट मैंने 19 यहाँ पे वापस लिख दिया। ओके, कोई बात नहीं। लखनऊ पैक्ट अपना अपना 1916 में हुआ था, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। लखनऊ पैक्ट, इसके अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिज्म वापस क्लोज से आ जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग का भी एक पैक्ट होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट को रेक्टिफाई कर लिया जाता है, उसको मान लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सहमति प्रदान कर दी जाती है। ओके, होम रूल मूवमेंट आपका 1915 से स्टार्ट होता है, 1916 तक ये रहता है। 2 साल में इसने काफ़ी अच्छा काम किया था और मैंने डिस्कस किया था तो उसमें बताया भी था किस तरीके से इसने गांधीयन मूवमेंट को या गांधी जी को एक प्लेटफॉर्म दिया आने के लिए कि आज जब गांधी जी आए तो उनको कुछ हद तक ऑलरेडी वर्क डन मिले। ऐसा ना कि वो जीरो से स्टार्ट करें, उनको 50-20% कुछ काम हुआ मिल जाए और उसके ऊपर वो काम करना स्टार्ट करें। ओके, नेक्स्ट अगस्त डिक्लेरेशन, जो मोन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया था, मैंने आप लोग डिस्कस किया था, बताया था कि इसके अंदर मोन्टेग्यू ये कहता है कि हमारा जो अल्टीमेट एम है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना है इंडिया के अंदर। और दैट इज वाई वी आर ब्रिंगिंग दिस 1919 का जो आपका एक्ट आ रहा है वो इसीलिए लाया गया है।
ताकि हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आते हैं। इसको अगस्त डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगस्त डिक्लेरेशन को अगस्त रेवोल्यूशन से कंफ्यूज ना कीजिएगा। अगस्त रेवोल्यूशन आपका अगस्त क्रांति जिसको कहा जाता है, आपका 8 अगस्त को जो 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो लास्ट मूवमेंट हम लोग ने पढ़ा जस्ट, उसको अगस्त रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसको अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूजन ना कीजिएगा, दोनों को फर्क समझिएगा और समय भी याद रखिएगा। ये यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है इस तरीके का, ओके। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, फिर उसका अहमदाबाद मिल केस होता है आपका 1918 में, और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में, ठीक है। तो मैंने इसको याद रखने का आप लोग को निमोनिक बताया था, केक, ठीक है। केक, गांधी जी भारत आते हैं तो वो केक काटते हैं, ठीक है। तो ये आपका चंपारण, अहमदाबाद और फिर खेड़ा, फिर उसका ई आप साइलेंट में रख सकते हो, ओके। आपको याद रखना है, कैसे भी याद रखिए, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको डांटने वाला नहीं है, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद आपका 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक्ट आता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किया था, क्या माना गया क्या नहीं माना गया, क्या यूनिकनेस थी, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराई थी, सब डिस्कस किया गया। इसके बाद रॉलेट एक्ट, और उसके तुरंत ही बाद आता है आपका जलियनवाला बाग मैसेकर, ठीक है। 1919 में ये जलियनवाला बाग मैसेकर का अगर डेट बता दूँ, 13 अप्रैल 1991, ठीक है, 1919, ओके, 1919। नेक्स्ट, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है 1920, 1919 के एंड में स्टार्ट होता है और 1920 में जाके वो मर्ज हो जाता है, ओके। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से स्टार्ट होता है, 1922 मतलब आपका 22 तक ये चलता है आपका। फरवरी 6 फरवरी, ऐसा, हाँ, 6 फरवरी को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जिसके बाद इसको वापस ले लिया जाता है, ओके। लेफ्ट मूवमेंट, ये एक्चुअली कोई प्रोमिनेंट मूवमेंट नहीं था, ये एक स्पैन ऑफ मूवमेंट होता है कंटिन्यूसली। इसके अंदर काफ़ी सारे लेफ्ट के इवेंट्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे लिए कितना रेलिवेंस का नहीं है, दैट इज वाई इट इज़ नॉट बीन ए पार्ट। नेक्स्ट, बारदौली रेजोल्यूशन, एक्चुअली बारदौली रेजोल्यूशन कुछ अलग है, ये आता है एक्चुअली बारदौली सत्याग्रह के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये बारदौली सत्याग्रह के बाद आता है। इसमें ये कह दिया जाता है कि जो लैंड रेवेन्यू है वो हम लोग इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। एक्चुअली 22% का लैंड रेवेन्यू इंक्रीमेंट किया गया था, उसको यहाँ पर बारदौली रेजोल्यूशन के थ्रू कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे नहीं आएगा, इसको आप लोग कट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट, नागपुर सेशन, ये 1920 में होता है, और नागपुर सेशन में ही आप लोग ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ओके। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी आफ्टर द आपका क्या बोलते हैं, आपका ये जब ये इंसिडेंट खत्म हो जाता है, मतलब चौरी चौरा इवेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब वापस ले लिया जाता है, तो उसी साल आपका 1923, मुझे याद आ रहा है, 1923 में आपका स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था आपके बिपिन चंद्रपाल और क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आपके मोतीलाल नेहरू जी, ओके। नेक्स्ट, साइमन कमीशन 1927 में आता है। फिर उसके बाद बारदौली सत्याग्रह 1928 में होता है, जिसके बारे में अभी जस्ट मैंने बताया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आता है, और इसका जो आपका पूरा का पूरा जो खाका रहता है उसको मतलब मना कर देते हैं कौन, जिन्ना, ठीक है। और वो अपने तरफ से लेके आते हैं जिन्ना का 14 पॉइंट प्लान, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट की जो कमेटी थी उसके अंदर मोतीलाल नेहरू के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है, ये आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट, लाहौर सेशन होता है आपका 1929 में, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट सेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब से कांग्रेस विल नॉट स्टैंड फॉर डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस अब पुरानी चीज़ हो गई, अब लोगों को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए हम लोग को। अब हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर स्वराज चाहिए, अब हम लोग को स्वराज चाहिए। अब हम लोग डोमिनियन स्टेटस से चुप रहने वाले नहीं है, ओके। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका 1930 में स्टार्ट होता है, 1931 ये डिटेल में हमने बात किया, कैसे डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, क्या क्या चीज़ें होती है, सॉल्ट लॉ को वायलेट करना, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी अच्छी तरीके से। 1931 में स्टार्ट होता है, 1930 में स्टार्ट होता है, 31 तक चलता है, और उसके बाद हम लोग साइन कर लेते हैं इन गांधी इरविन पैक्ट, और ये बंद हो जाता है, ओके। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1930 में, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, एंड उसके बाद हम लोग गांधी इरविन पैक्ट साइन करते हैं 1931 को, ठीक है। 1931 को हम लोग गांधी इरविन पैक्ट साइन करते हैं, और हम लोग कुछ समय के लिए हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है उसको स्थगित करके रख देते हैं, सस्पेंडेड कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट होता है कराची सेशन। कराची सेशन 1931 का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गांधी इरविन पैक्ट को साइन करते हैं, इसको रेक्टिफाई करते हैं, और साथ ही साथ इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि गांधी जी विल बी द ओनली रिप्रेजेंटेटिव टू गो फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ गांधी जी जाएंगे पूरे कांग्रेस के तरफ से, ओके। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में होता है, यहाँ पे गांधी जी
आते हैं और एकमात्र ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। ओके, नेक्स्ट सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब गांधी जी वहां से वापस आते हैं तो ये हताश होकर निराश होकर आते हैं और ये वापस से स्टार्ट करते हैं 1932 में। ठीक है, सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। बस इसमें मैंने बताया था कि इसमें इतना टेम्पो नहीं रहता, इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहता, इतना ज़्यादा स्पीच नहीं रहता, क्योंकि मतलब ऑलरेडी जो मतलब एकदम पीक लोग पहुंच चुके रहते हैं कि हाँ अब तो कुछ अच्छा होगा, अब तो कुछ अच्छा होगा। वहाँ पे गांधी जी गए हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एज एन इक्वल पार्टनर ऑफ द ब्रिटिश लोग के बैठ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करने के लिए। वो मतलब सबके अंदर का जो होप रहता है वो अचानक से शैटर हो जाता है, तो सब लोग जो मोमेंटम डेवलप हुआ रहता है वो सब कुछ चुप जाता है और मतलब सब धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है, तो इतना ज़्यादा तक ये चल नहीं पाता। ओके, उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें कोई भी आपके कांग्रेसी नेता लोग नहीं पार्टिसिपेट करते, बाकी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, इसके जस्ट बाद कम्युनल अवार्ड आता है, इसको राम से मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, राम से मैकडोनल्ड अवार्ड। ठीक है, राम से मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है क्योंकि वो उस समय के प्राइम मिनिस्टर का नाम होता है राम से मैकडोनल्ड। ये कम्युनल अवार्ड को और एक्सटेंड कर देते हैं, ये जो आपके अभी तक जो रिलीजन वाइज दिया जा रहा था आपका सेपरेट इलेक्टोरेट, उसको अब डिप्रेस क्लास को भी दे देते हैं, विमेंस को भी दे देते हैं, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट। जितना विभाजन हो सके भारत का उतना ज़्यादा विभाजन कर दो। ठीक है, इस तरीके से कम्युनल अवार्ड ये देते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद होता है पूना पैक्ट, जिसका मतलब डिप्रेस क्लास के अगेंस्ट मतलब जो डिप्रेस क्लास की मांग होती है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो मांग रखते हैं कि डिप्रेस क्लास को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मिला जाए, उसके खिलाफ उस मांग के खिलाफ गांधी जी आमरण अनशन करते हैं पूना में, पूना के येरवड़ा जेल में। और वहाँ पे आमरण अनशन के दौरान फिर मतलब कांग्रेसी नेता लोग सब मिलते हैं और बी आर अम्बेडकर भी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे फिर पूना पैक्ट किया जाता है जिसमें रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स कर दिया जाता है, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, नेक्स्ट इसी आपका जो क्या बता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसके रिपोर्ट्स के बेसिस पे, जिसको वाइट रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, वाइट पेपर भी कहा जाता है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया जाता है, जो कि अभी तक का सबसे वाइडेस्ट एक्ट होता है। इनफैक्ट इस एक्ट की सिग्निफिकेंस भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि इस एक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा कहा जाता है कि 60% ऑफ द जो आपका राइट नाउ कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, नेक्स्ट इसके बाद इलेक्शंस कराए जाते हैं जहाँ पे मिनिस्ट्रीज, कांग्रेस की भी मिनिस्ट्रीज फॉर्म होती है आपके 11 में से 6 में या 9 में नहीं, हाँ 11 में से 8 में मेरे ख्याल से फॉर्म होती है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद ये 1935 1937 में इन लोग फॉर्म करते हैं एंड इसके बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। 1937 में ये फॉर्म होता है, उसके कुछ ही समय के बाद ये क्या बोलते हैं वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1939 में। और फिर इसके इसकी वजह से कांग्रेस जो लीडर्स होते हैं उन लोग रिज़ाइन कर देते हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की वजह से रिज़ाइन नहीं कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रहती है वो मतलब अनाउंस कर देती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो जर्मनी के खिलाफ है ही, साथ ही साथ इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मतलब ब्रिटिश एम्पायर, तो ये भी आपके मतलब जर्मनी के खिलाफ है। ठीक है, विदाउट आस्किंग द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस या फिर और भी कोई नेशनल लीडर से पूछे बगैर या कोई कमेटी बुलाए बगैर या किसी से बातचीत करे बगैर, ये अपने तरफ से वन साइडेड मतलब अपने तरफ से इन लोग ने डिसाइड कर दिया और इन लोग बोल देते हैं कि भाई इंडिया चूंकि हमारा मतलब एक एम्पायर है, हमारा एक कॉलोनी है, तो हम लोग जो बोलेंगे वही होगा और इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द वॉर और वो वॉर में आ चुका है और वो अगेंस्ट द जर्मनी है। ओके, नेक्स्ट पूना रेजोल्यूशन क्या बोलते हैं एक पारित किया जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि भाई ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन को हम लोग सपोर्ट तो करेंगे, जो मैं आप लोगों को इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एम्बिवेलेंट चीज़ें बनी रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि उसको अपोज करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पूना रेजोल्यूशन पास किया था 1941 में, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई हम लोग सपोर्ट तो आपको पक्का करेंगे, पक्की बात है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। जब तक आप लोग हमको ये सीआई दे नहीं देते, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे नहीं देते, तब तक या हमारा स्वराज हमको वापस दे नहीं देते, तब तक हम आपको सपोर्ट क्या करें, कहीं से भी हम लोग आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जब आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो हम लोग अपने खुद के स्वतंत्र नहीं है, तो आपको सपोर्ट क्या करें। ओके, नेक्स्ट
इसी समय पे अगस्त ऑफर एक आता है, ठीक है, इसको भी आप लोग समझ के रखिएगा कि ये अगस्त, वहाँ पे अगस्त डिक्लेरेशन था, फिर अगस्त ऑफर आया है, और फिर अगस्त रेवोल्यूशन आएगा। ये भी तीनों भी इस तरीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मैंने किसी पीसीएस के अंदर देखा था, मुझे याद आ रहा है उत्तर प्रदेश के पीसीएस में ये क्वेश्चन मैंने देखा था। अगस्त ऑफर, अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त रिवॉल्ट, इस तरीके तीनों को पूछा गया था, ठीक है। तो अगस्त ऑफर आता है, इसमें ये कहा जाता है कि भाई हम लोग एक काम करेंगे कि जितना भी आपका प्रोविंशियल मतलब वॉइसरॉय की जो काउंसिल है उसके अंदर वॉइसरॉय प्लस जो कमांडर इन चीफ है उसको छोड़ के बाकी के जितने भी लोग रहेंगे वो इंडियंस को हम लोग बना देंगे, ठीक है। ये मतलब एक प्रलोभन दिया जाता है कि आप लोग को अब हम लोग सीधा वायसरॉय की काउंसिल में ले रहे हैं, आप लोग खुश हो जाइए, ठीक है। बट कांग्रेस का स्टैंड वही रहता है, नेशनल लीडर्स का स्टैंड वही रहता है कि वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आपका ये चूरन चपाटी हम लोग को नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े आप डाल के हम लोग का जो फेवर लेने की कोशिश करो, ये हम लोग को नहीं चाहिए। एक्चुअली इस समय आप लोग समझ सकते हैं इतना ज़्यादा वॉर चल रहा होता है कि, सॉरी फॉर द गेस्ट डॉक्टर, सॉरी दोस्तों। अगस्त ऑफर 1940 का जो आता है, इसमें ये कहा जाता है कि भाई आप इंडियंस लोग को हम लोग ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे। जो आपका वॉइसरॉय की प्रोविंशियल जो वॉइसरॉय की काउंसिल है उसके अंदर सारे मेंबर्स एक्सेप्ट आपका वॉइसरॉय एंड द कमांडर इन चीफ को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो मेंबर्स होंगे वो इंडियन सब हो जाएंगे। और इसका मतलब इंडियंस लोग भी वो जान जाते हैं कि भाई चूरन चटा रहा है, बेवजह का नौटंकी बता रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग अपने काम से काम रखेंगे। हम लोग को चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमको चाहिए आज़ादी है, उससे कम नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से डिसाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, या इसको इंडिविजुअल सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसके जो फर्स्ट सत्याग्रही थे डॉक्टर विनोबा भावे जी थे, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखेगा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। विनोबा जी थे, विनोबा भावे, ठीक है। ये आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह के फर्स्ट सत्याग्रही थे। उसके बाद आपके नेहरू जी थे, ठीक है, नेहरू जी थे। एंड ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था ये आपका 1940 में स्टार्ट होता है अगेंस्ट दिस। ये जो आपका अगस्त डिक्लेरेशन, जो अगस्त ऑफर जो आया था उसके फेल होने के बाद मतलब आपके जो इसके फेल होने के बाद कांग्रेस समझ जाती है कि भाई ये सब हम लोग को ऐसे ही, जब तक हम लोग कुछ ठोस बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये ऐसे ही चूरन चटाते रहेंगे, नौटंकी बताते रहेंगे, कुछ भी गलत सलत चीज़ें हम लोग को देते रहेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। करेंगे कुछ नहीं, बेवजह का झूठ झूठ करेंगे, तो हम लोग को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। दैट इज़ वाई उस समय गांधी जी से कहा जाता है, तो गांधी जी इनिशियली मतलब रिलेक्टेंट रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोग इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग इसको और बढ़ाएंगे और फिर वी विल गो फॉर द लार्ज स्केल मास मूवमेंट, ओके। इसी दौरान आपका क्या बोलते हैं, लाहौर में एक अधिवेशन किया जाता है, लाहौर में एक अधिवेशन किया जाता है और उसमें डिसाइड किया जाता है टू नेशन थियरी, ठीक है। टू नेशन थियरी का यहाँ पे क्या बोलते हैं फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया जाता है और पाकिस्तान की बात की जाती है कि पाकिस्तान नाम का एक नया देश बनाया जाएगा, जिसमें चौधरी रहमत अली ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान नाम का एक देश बनाएंगे जिसमें आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द इंडिया, जो कि राइट नाउ 1/3 ऑफ द जो इंडिया है उसका 1/3 से ज़्यादा का इंडिया हम लोग पाकिस्तान में कंप्राइज करेंगे, ओके। फिर डिमांड फॉर द पाकिस्तान ये 1942 में पूरी तरीके से मांग कर ली जाती है बाय द ग्रिट, मतलब आपका मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग मांग करती है गवर्नमेंट से कि हम लोग को पाकिस्तान अब चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आता है 1942 में आपका क्रिप्स मिशन, जिसके बारे में मैंने बताया कि भाई पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि क्रिप्स मिशन कैसे काम करता है। इन लोग को बोलता है कि भाई हम लोग आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने वाले हैं, हम लोग आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देंगे जो कि अल्टीमेटली आपको डोमिनेंट स्टेटस देने वाला है। वो कब होने वाला है? आफ्टर द वॉर, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें इनसे बोलते हैं कि भाई आप लोग को हम एक डोमिनेंट स्टेटस बनाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देंगे जो कि वॉर के बाद होगा, ठीक है। वॉर के बाद अभी आपकी हालत इतनी खराब थी, हालत टूटी फूटी थी कि हिटलर ने सारा का सारा यूरोप पकड़ के रखा हुआ था, आप अपना देश बचा नहीं पा रहे थे और आप हम लोग को दे रहे हो वॉर के बाद। वॉर के खत्म होने के बाद जब आप रहोगे या नहीं दोगे इसके ऊपर डाउट है, तब आप हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दोगे जो कि हम लोग को डोमिनियन स्टेटस देने वाला है, ठीक है। समझने की बात है। तो इंडियंस लोग ने कहा कि वो भी बात करने वाले थे, उसके बाद किस मेथड से दिया जाएगा वो उसके ऊपर बात किया जाएगा, ठीक है। तो इस पे तो इंडियंस लोग ने, सब लोग ने मना कर दिया कि भाई नहीं नहीं बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, बच्चों जैसी बातें मत करो, छोटी बच्ची हो क्या, ठीक है। इस तरीके से हो गया और फिर क्या बोलते हैं इसको पूरी तरीके से मतलब वी डोंट वांट मिशन करके खत्म कर दिया है, ओके। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट तो मैंने बताया 8 ऑफ अगस्त को इसका रेजोल्यूशन पास होता है 1942 में।
एंड फिर उसके बाद 9 अगस्त को सारे लीडर्स लोगों को पकड़ लिया था। इससे पहले वाला वीडियो ही ये था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, अब इसके बाद क्या क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो भी आप लोग याद करके रख लीजिए। आज़ाद हिंद फौज, ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाया गया एक फौज था, जो कि इस समय एक्टिव रहता है, और वो विद जापानीज हेल्प यहाँ पे इंडिया में अटैक करता है। जैसे कि हम लोग ने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पढ़ा था अच्छी तरीके से, कि वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज जो होती है वो आपके म्यांमार को क्रॉस करके आपके मणिपुर वगैरह में एंटर कर चुकी होती है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी, ये आज़ाद हिंद फौज को ही आपका इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है। ओके, इससे रिलेटेड फिर आईएनए ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, जब आपके आज़ाद हिंद फौज के जो मेंबर्स होते हैं सब लोग को पकड़ लिया जाता है, तो इसमें 3 प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, और आपके एक और रहते हैं, उनका नाम है कैप्टन, देखिए उन्हीं का नाम है भूल गया, जो मेन हेड रहता है। ठीक है, उनका नाम है भूल गया, याद आता है तो बताऊंगा आप लोग को, नहीं तो फिर आप लोग सर्च करिए। 3 मेंबर्स रहते हैं, एक हिंदू, एक सिख, एक मुस्लिम। ठीक है, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये 2 हो गए। एक हिंदू जो थे उन्हीं का नाम है भूल गया, कोई बात नहीं। मैं आप लोग को एक सेकंड बताता हूँ। प्रेम सहगल, प्रेम सहगल जी होते हैं। ठीक है, प्रेम सहगल जी होते हैं आपके 3rd मेंबर। इन तीनों के ऊपर मतलब आईएनए ट्रायल चलाया जाता है। इनको मतलब देशद्रोह के मुकदमे के तहत फांसी की सजा दी जाती है, कि भाई इन लोग को फांसी दी जाएगी। बट इसके अगेंस्ट में पूरा का पूरा भारत उतर आता है। एंड एक इंडियन मरेगा तो 10 ब्रिटिश मरेंगे, इस तरीके के स्लोगन्स वगैरह बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। सारे के सारे ब्रिटिश कॉम के अंदर हालत ख़राब हो जाते हैं, ब्रिटिश लोग डर जाते हैं। एंड रियली दे गॉट स्कैर्ड, एंड उन्होंने अल्टीमेटली इन तीनों को बाइज्जत बरी कर देते हैं। ठीक है, इन लोग इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलर डिमांड पैदा हो जाता है कि भाई अब आप लोग शांति से रहो, अब ज़्यादा आप लोग ये इनको फांसी पे लटका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो नहीं करने देंगे हम लोग को। अब आप लोग चुपचाप शांति से रहिए, नहीं तो फिर एक एक को पकड़ पकड़ के मारा जाएगा। जितने समय हो चुपचाप रहो और जाओ यहाँ से। नेक्स्ट है इंडियन नेवी का आपका रिबेलियन हुआ था, वो आपका 1945 में होता है। ठीक है, 1945 में होता है। नेक्स्ट, राजगोपालाचारी फार्मूला आता है, 1945 में ही आता है। ये फार्मूला के बारे में अगर मैं आप लोग को बता दूं, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो पाकिस्तान की मांग की जाती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको भी रीप करने की कोशिश करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचते हैं कि भाई अभी भी तो हमारे पास मौका है, हम लोग बोलते रहेंगे कि भाई अभी पाकिस्तान देना है, इंडियंस लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे उन लोग क्लॉजेस वगैरह ऐसे ऐसे डालते हैं कि भाई जिस सेक्शन को अगर नहीं पसंद आ रहा है हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग दे रहे हैं, या फिर जो हम लोग छूट दे रहे हैं, वो सब जिस सेक्शन को नहीं पसंद आ रहा है, वो आके सीधा ब्रिटिश लोगों से मिले, उन लोग के साथ रहे, उन लोग के लिए अलग से देश बनाया जाएगा, उन लोग के लिए अलग से क्लॉज किए जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर ज़बरदस्ती ऐड की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट वॉज मोर मतलब ये इस तरफ इंक्लाइंड होते चला जाता है कि अब तो देश का पार्टीशन होने ही वाला है। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए राजगोपालाचारी जी एक फॉर्मूला लेके आते हैं। राजगोपालाचारी जी उस समय के बहुत ही अच्छे प्रोमिनेंट गांधीयन होते हैं। इनफैक्ट ये गांधी जी के समधी भी होते हैं, इनकी बेटी की शादी हुई होती है मनीलाल से। ओके, तो 1945 में राजगोपालाचारी जी फॉर्मूला देते हैं कि भाई हम लोग एक काम करेंगे, अभी राइट नाउ ब्रिटिश लोग से सिर्फ हम लोग कंबाइंडली सारे के सारे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक ही चीज़ ब्रिटिश लोग से मांग करेंगे कि हम लोग को अभी तुरंत आज़ादी दे दो, उसके बाद आप जाओ, हम लोग अपना कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे उन लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ जिस जिस सेक्शन को जो जो रेफरेंडम कराना है वो वहाँ करा दिया जाएगा, उनको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना बना के दे दिया जाएगा। एंड जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन एक सेंट्रल का होगा, बाकी सबको प्रोविंसेस को अपना अपना अधिकार होगा। ठीक है, फेडरल यूनिट बना देने का। ओके, बट ये माना नहीं जाता है और कोई भी इसको सपोर्ट में नहीं आता। ओके, हालांकि गांधी जी इसको सपोर्ट करते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं सपोर्ट करते। फिर देसाई लियाकत प्लान आता है, उसमें भी ये लियाकत खान जो है ये आपके मुस्लिम लीग के हैं, और देसाई आपके भूलाभाई देसाई जी हैं, ये आपके कांग्रेस के होते हैं। तो इन दोनों ने एक प्लान दिया कि भाई अभी राइट नाउ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम लोग इक्वल हिंदू और मतलब इक्वल कांग्रेस के से लीडर, इक्वल आपके मुस्लिम लीग से लीडर्स आएंगे, और अदर पार्टीज के भी लीडर्स वगैरह आएंगे, एंड वी विल मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और उससे हम लोग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। वहाँ पे तो प्लान डिस्कस हो जाता है रास्ते में चलते चलते, लेकिन फिर आगे चल के इसको ब्रेक लगा दिया जाता है। ओके,
नेक्स्ट वेवल प्लान आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस होती है कि भाई वेवल आते हैं और वो प्लान अपना देते हैं, और ए बी सी करके 3 डिविजन्स बनाने का इंडिया का, वो सब चीज़ें होती हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना हो तो आप लोग नेट पे देख लीजिएगा, वरना फिर कभी आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। हालांकि प्लान बहुत ही छोटा सा है, तो मुश्किल से 5-6 मिनट का वीडियो बनेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कुछ बन पाएगा। ओके, इसके बाद जनरल इलेक्शंस कराए जाते हैं 1945 में, और इसी के बाद होता है नेवल म्यूटिनी। इसी के बाद होता है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है, ये आपका प्लान लेके आता है, एक क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्लान ये लेके आता है। ओके, जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन इसी समय पे लाया जाता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भाई आप तो जो मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बन गई है वो किस उसमें डोमिनेंस किसका है, कांग्रेस का डोमिनेंस है। तो कांग्रेस कैसे पार्टी कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जो उसको अच्छा लगता है, हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जिन्ना जी आपका 15 ऑफ अगस्त की 16 ऑफ अगस्त या 16 ऑफ अगस्त को, हाँ 16 ऑफ अगस्त को 1946 को मतलब एक साल पहले ही आज़ादी के, इन्होंने डायरेक्ट एक्शन का एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। और ये क्या बोलते हैं, मतलब उसके बाद नरसंहार पूरे के पूरे भारत भर में सिर्फ और सिर्फ नरसंहार होता है। कम्युनल राइट्स एंड किलिंग वगैरह इतना ज़्यादा, रेप कमिटिंग क्राइम वगैरह ये सब इतने ज़्यादा हो जाता है कि मतलब हद से पार हो जाता है। ठीक है, फिर उसका इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, एंड इंडिया गेट्स द इंडिपेंडेंस विद द डिवीजन। ठीक है, डिवीजन होने के साथ इंडिया अपना इंडिपेंडेंस पाता है, एंड अदर पार्ट्स बिकम्स द ईस्ट इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ। और आपका जो भी छोटा मोटा अगर मॉडर्न इंडिया में रह गया है, तो आप लोग से बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 2 3, जितना भी हो सके उतने इवेंट्स वगैरह को एक साथ कंबाइन करके वी विल टेक अनदर वीडियो वगैरह बना के इसी में अपेंड करता चला जाऊँगा। ओके, खैर तब तक ऐसे पढ़ते रहिए। आप लोग से कल फिर मुलाकात करूँगा मतलब इसी टाइम पे विद अ न्यू चैप्टर ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत एक्साइटिंग होगी। चलिए वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से कल, बाय।